आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, एक बार मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसके गले में एक तख्ती लटकी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, मुझे टोकने की गलती मत करना। आखिर क्या कहानी थी उस आदमी की और उसके गले में लटकी तख्ती का क्या मतलब था, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों, आज से करीबन 6 साल पहले मुझे मेरे बॉस रेणुका सेठी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल रिसीव करने का जिम्मा दिया था, जिसके लिए मुझे 300 किलोमीटर दूर बेलचा स्टेशन जाना था, जहां कुलकर्णी सर, जो बेंगलोर हेड ऑफिस में काम करते थे, उनसे वो फाइल लेनी थी। दरअसल कुलकर्णी सर छुट्टी पर थे और वो अपने गांव मोरैया जा रहे थे और उनकी ट्रेन बेलचा स्टेशन से होते हुए जाने वाली थी और यही कारण था कि मुझे बेलचा स्टेशन जाना पड़ रहा था। कुलकर्णी सर की ट्रेन बेलचा स्टेशन पर रात के 1 बजे पहुंचने वाली थी। ऑर्डर मिलते ही मैं बेलचा स्टेशन के लिए रवाना हो गया और शाम के 7 बजते बजते मैं बेलचा स्टेशन पहुंच गया। वैसे तो ये स्टेशन छोटा ही था, पर चारों तरफ काफ़ी हरियाली थी। साथ ही स्टेशन के बाहर बाजार भी था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। चूँकि मैं वक्त से काफ़ी पहले पहुँच गया था, तो मैंने अपना बचा हुआ समय बाहर बाजार में घूमकर बिताने का तय किया। और जब मैं बेलचा स्टेशन से निकलकर बाजार में दाखिल हुआ, तो सबसे पहले मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जहां पर गर्मा गर्म समोसे और रसीली जलेबियां छानी जा रही थी। समोसे और जलेबी पर नज़र पड़ते ही मेरी भूख जाग गई और मेरे कदम उस दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पर पहुंचते ही मैंने दुकान वाले से एक प्लेट समोसा और जलेबी लगाने को बोला। अभी मैंने ऑर्डर दिया ही था कि तभी वहां पर एक आदमी आया जिसने देहाती धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उसके गले में एक तख्ती भी लटकी हुई थी, जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था, मुझे टोकने की गलती मत करना। अभी मेरी नज़र उसके गले से लटक रही तख्ती पर ही थी कि तभी उस दुकान वाले ने बिना कुछ बोले ही उस आदमी को एक झोला दिया और फिर वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाते हुए उस दुकान वाले ने मुझसे बोला, ध्यान से पढ़ लिया ना उस तख्ती पर जो लिखा था? उस दुकान वाले के ये कहते ही मैंने कहा, हाँ पढ़ तो लिया, पर वो है कौन और वो अपने गले में वो तख्ती लटका कर क्यों घूम रहे हैं? अब मेरे ये सवाल करते ही उस दुकानदार ने कहा, वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, जब तक वो जिंदा हैं ऐसे ही रहेंगे। जैसे उस दुकानदार ने सज़ा का जिक्र किया, तो मैंने फ़ौरन ही अगला सवाल करते हुए पूछा, सज़ा? कैसी सज़ा? मेरे इस सवाल पर वो दुकानदार पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, देखो भैया जी, आप अपने काम से काम रखो, बस इतना ध्यान रखना कि जब तक आप यहाँ पर हो उस आदमी को टोकने की भूल मत करना, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। उस दुकानदार की चेतावनी के बाद मैंने उससे फिर कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये दुकानदार थोड़ा खड़ूस है। खैर, मैं अपने समोसे जलेबी का मज़ा लेने के बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। चूँकि बाज़ार बहुत बड़ी थी, तो बाज़ार में घूमते फिरते कब 7 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी में टाइम देखने के बाद फिर मैं वापसी बेलचा स्टेशन लौट आया और प्लेटफार्म पर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। हालांकि स्टेशन पर अब भी काफ़ी लोग थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो स्टेशन खामोश होता गया और करीबन 1 बजते बजते स्टेशन पर गिने चुने लोग ही रह गए। खैर, मेरा ध्यान तो कुलकर्णी सर के ट्रेन के आने पर था, पर अभी तक वो ट्रेन नहीं आई थी। अभी मैं कुलकर्णी सर को कॉल करने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि गोमुख एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मैंने अपना इरादा बदल दिया और चुपचाप से वहीं बैठा रहा। फिर इसी बीच एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी और उस ट्रेन से 3 लड़के उतरे और वो मजाक में ही एक दूसरे को गाली देते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके स्टेशन से बाहर जाने के करीबन 5 मिनट के बाद ट्रेन भी वहां से चली गई और ट्रेन के वहां से जाते ही मुझे प्लेटफार्म पर वही तख्ती वाला आदमी टहलते हुए एक बार फिर दिखा। पता नहीं उस पर नज़र पड़ते ही मेरी नज़र उस पर ही ठहर गई और जब उस आदमी ने ये नोटिस किया कि मैं उसे घूरे जा रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को अपनी ओर आता देख मैंने झट से अपनी नज़र उससे हटाई और पटरियों की तरफ देखने लगा, पर जब वो आदमी उसी बेंच पर आकर बैठ गया तो मैं थोड़ा सकपका गया
और मन ही मन ये सोचने लगा कि अब ना जाने वो आदमी क्या बोलेगा। पर उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा रहा, मानो वो मेरे टोकने की राह देख रहा था। फिर कुछ देर के खामोशी के बाद जब मुझे लगा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तो मैं भी नॉर्मल हो गया और उस आदमी की ओर देखते हुए मुस्कुराया। और मेरे मुस्कुराते ही वो आदमी भी मुस्कुराया। उसके मुस्कुराते ही मुझे लगा कि अब बातचीत शुरू करने का यही सही मौका है। पर इससे पहले मैं उस आदमी से कुछ पूछता कि तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उस आदमी से सवाल करते हुए पूछा, अरे अंकल, आपने मेरे दोस्त श्लेष को देखा है? उसने नीली टी शर्ट और काली जींस पहनी हुई है। जैसे उस लड़के ने नीली टी शर्ट और काली जींस कहा तो मुझे अचानक से याद आया कि ये तो वही लड़के हैं जो कुछ देर पहले एक दूसरे को गाली देते हुए ट्रेन से उतरे थे। इससे पहले मैं उस लड़के से कुछ पूछ पाता कि मेरे बगल में बैठा वो आदमी जिससे उस लड़के ने अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो बेंच से उठा और उस स्टेशन के दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला, पटरियों के उस ओर पेड़ों के पीछे एक कुआं है, उसी में तुम्हारे दोस्त का आधा आधा शरीर पड़ा हुआ है। उस आदमी के ये कहते ही वो लड़का चीखते हुए बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके ये कहते ही वो आदमी बोला, आज तक मेरी बात कभी गलत नहीं हुई है, यकीन नहीं है तो जाकर देख लो। इतना बोलकर वो तख्ती पहना हुआ आदमी वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया और वहीं मैं वहां पर बैठा ये सोचता रह गया कि आखिर भला ये कैसा इंसान है जो कुछ भी बोलकर चला गया। खैर इसी बीच उस लड़के का तीसरा दोस्त भी वहां पर आ गया और उसके आते ही जब उस पहले वाले लड़के ने उसे बताया कि एक आदमी ने कहा है कि श्लेष की आधी बॉडी उधर एक कुएं में है, तो वो लड़का ये सुनकर हंस पड़ा और फिर हंसते बोला, अबे यार कोई पागल होगा वो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तू ज़्यादा सोच मत, वो यहीं कहीं होगा, चल सही से ढूंढते हैं उसे। आपस में बातचीत करने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए और मैं वहीं उस बेंच पर बैठा रह गया। पर अब मेरे दिमाग में उस समोसे चाय वाले की दुकान की बात गूंजने लगी थी। उस दुकान वाले के अनुसार उस आदमी को टोकना नहीं था, यहाँ तक कि वो आदमी भी चुप ही था जब तक कि उस लड़के ने उसे टोका नहीं। उसके टोकने के बाद ही उस आदमी ने अपना मुंह खोला और उसके दोस्त की मौत की खबर सुना दी। अभी मैं इन सभी सवालों में उलझा हुआ था कि तभी अचानक वो दुकानदार उन दोनों लड़कों के साथ भागता हुआ दिखा, तो मैं भी अपनी जगह से उठा और उनकी तरफ दौड़ा। अभी मैंने पटरियां ही पार की थी कि तभी मुझे उन दोनों लड़कों की चीख सुनाई दी। उनकी चीख सुनते मेरे कदम एकदम से वहीं ठहर गए। फिर जब मैंने उन लड़कों को ये कहते सुना कि उस आदमी ने ही हमारे दोस्त को मारा है, तो मैंने दौड़ना शुरू किया। फिर जब मैं उन घने पेड़ों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां वो तीनों जने थे, तो मैंने पाया कि वो तीनों एक बड़े कुएं के मुंडेर पर खड़े हैं और उस कुएं के अंदर देख रहे हैं। फिर जब मैंने उस कुएं में झांका तो कुएं में झांकते मेरी चीख निकल गई। दरअसल मेरी चीखने की वजह थी उस कुएं में तैरती लाश, जिसके कमर से ऊपर के भाग के नाम पर सिर्फ थी तो रीढ़ की हड्डी। ये इतना भयावह दृश्य था कि कुछ देर के लिए मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। फिर इसी बीच वो लड़का जिसने उस आदमी से अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो चीखते हुए बोलने लगा कि उसके दोस्त की ये हालत उसी आदमी ने की है। और ये कहते हुए उस लड़के ने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जेब से निकाला और फिर पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस ने आने से मना कर दिया, जिसके कारण उस लड़के का गुस्सा और भी भड़क गया। Amistad con Ben Rich, que también, bueno, por ahí tú le preguntas. Reconocida leyenda de Lockheed Martin, sí, reconocida leyenda de Lockheed Martin. अभी वो दोनों गुस्से में ही थे कि तभी उस दुकानदार ने कहा, देखो अभी तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त की जान गई है, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अभी उस दुकान वाले ने इतना ही बोला था कि वो दोनों लड़के उस दुकानदार पर ही बरस पड़े और उनके बीच गहमा गहमी होने लगी। मैंने बीच बिचाव करने की भी कोशिश की, पर उन दोनों लड़कों का गुस्सा उनके आपे से बाहर जा चुका था, जिसके चलते कब जुबानी जंग हाथापाई में बदल गई पता ही नहीं चला। पर जब अचानक ही वो लड़का जिसने उस आदमी से अपने दोस्त के बारे में पूछा था, वो बेहोश हो गया, तो उनकी लड़ाई शांत हो गई। यहाँ तक कि उस दुकान वाले ने ही फौरन ही एम्बुलेंस बुलाई और उन दोनों को अस्पताल भिजवा दिया। उन दोनों के अस्पताल जाने के बाद मैं उस दुकानदार के साथ उसकी दुकान पर गया, चूँकि उस हाथापाई में उसे भी चोट आई थी। तो ऐसे में मैं बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहता था, साथ ही अब ये भी जानना चाहता था कि अब क्या होगा।
लेकिन उसकी दुकान पर पहुंचते ही उस दुकान वाले ने मुझे बैठने को बोला और अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम गगन है और वो आदमी जिसके चलते उस लड़के की जान गई है ना, वो है किरमन, एक ऐसा जीव जो दिखता तो हम इंसानों जैसा है पर वो हम इंसानों से बहुत अलग है। उस दुकानदार गगन के ये कहते ही मैंने सवाल करते हुए पूछा, इसका मतलब है कि उस लड़के को उस तख्ती वाले आदमी ने मारा है जिसका नाम आप किरमन बता रहे हैं? मेरे ये सवाल करते ही उस दुकानदार ने कहा, नहीं, किरमन ने उसे नहीं मारा है, पर उस लड़के की मौत का कारण किरमन ही है, क्योंकि उसके दोस्त ने किरमन से अपने दोस्त के बारे में पूछकर उस नियम को तोड़ दिया जिस नियम से किरमन बंधा हुआ है। वो कभी भी किसी इंसान को पहले नहीं टोकेगा, पर किसी ने उसे टोका तो फिर वो अपना मुंह यानी कि मौत का द्वार खोलेगा। दोस्तों, दुकानदार गगन के बाद अभी भी मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। अभी अभी एक लड़की की दर्दनाक हत्या हुई थी, पर यहाँ के लोगों को तो छोड़ो, पुलिस को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खैर, इसी बीच कुलकर्णी सर का कॉल आया और जैसे मैंने कॉल रिसीव किया तो वैसे ही वो भड़कते हुए बोले, अरे तुम कहाँ पर रह गए, ट्रेन निकल जाएगी तब आओगे। उनके ये कहते ही जब मैंने एक नज़र अपनी घड़ी की ओर देखा तो मैंने पाया कि 3 बज चुके हैं। इस हंगामे के कारण मुझे तो अपने काम का ही ध्यान नहीं रहा। खैर, मैं फौरन गगन की दुकान से उठा और स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन में दाखिल होते ही मेरी नज़र सीधे कुलकर्णी सर पर गई जो ट्रेन के गेट पर खड़े थे, और उन पर नज़र पड़ते ही मैं उनके पास गया। इससे पहले मैं अपनी देरी के लिए माफ़ी मांगता कि उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट थमाते हुए बोला, अभी तो तुम्हें वापसी की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, अगली ट्रेन अब सुबह 7 बजे की है, पर तुम यहाँ पर रुकना मत, तुम आज के लिए कोई सराय देख लो। इससे पहले मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछता कि इसी बीच ट्रेन ने चलने का हॉर्न दे दिया और इसी के साथ कुलकर्णी सर अपनी बर्थ की तरफ चले गए। ट्रेन के वहाँ से जाने के बाद जब मैंने अगली ट्रेन का पता किया तो सच में अगली ट्रेन सुबह 7 बजे की ही थी। अब ऐसे में मुझे अभी और 4 घंटे काटने थे। ऐसे में मैंने स्टेशन के उस कोने का रुख किया जहाँ पर कुछ लोग चादर ताने पसरे हुए थे। वैसे तो कुलकर्णी सर ने मुझे यहाँ पर रुकने से मना किया था, पर 4 घंटे की तो बात थी, ऊपर से अब सवेरा भी होने को था, तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर रुकने में कोई दिक्कत है। इसलिए मैं उन्हीं लोगों के बगल में जाके दीवार से कमर टिका के बैठ गया और सुबह के 7 बजने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि अभी भी मेरा ध्यान बार बार स्टेशन के उस ओर ही जा रहा था जिधर वो कुआं था, जिस कुएं में उस लड़की की आधी लाश तैर रही थी। पता नहीं उस लड़के के साथ ऐसा किसने और क्यों किया होगा। ऊपर से वो तख्ती वाला आदमी जिसे गगन दुकान वाला किरमन बुलाता है, वो ना जाने कौन सी आफत है। इन्हीं सब ख्यालों के बीच मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो उजाला हो चुका था। टाइम देखा तो 6 बज रहे थे और ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा शेष था। इसलिए मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेता हूँ, फिर ट्रेन की टिकट लूँगा। इसी विचार के साथ मैं वहाँ से उठा और स्टेशन के पीछे वाली बाज़ार की तरफ बढ़ा। अभी मैं बाज़ार की ओर ही बढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र गगन की दुकान पर गई, जहाँ कुछ लोग गगन के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। उन लोगों को गगन दुकानदार के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देख मैं गगन के पास गया और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो वैसे मेरी नज़र उन लोगों के बीच खड़े उस लड़के पर पड़ी जो अपने दोस्त को एम्बुलेंस में लेकर निकला था। अभी मैं उस लड़के की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस लड़के की भी नज़र मेरे पर पड़ गई और मुझे देखते ही वो लड़का मेरी ओर इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े आदमी से बोला, अंकल, इन भैया ने भी श्लेष की लाश देखी थी उस कुएं में, ये भी उस वक्त वहीं हमारे साथ ही थे। उस लड़के के ये कहते ही वो आदमी जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, वो बिलखता हुआ मुझसे बोला, बेटा, तुमने सच में मेरे बेटे श्लेष की लाश उस कुएं में देखी थी? उस आदमी की ये पूछते ही जैसे मैंने उसे जवाब देना चाहा तो वैसे ही दुकानदार गगन बीच में झुंझलाते बोला, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? इस बारे में बात मत करो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। अभी तो बस उस लड़के के बारे में सोचो जो अस्पताल में है। इससे पहले वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसे लड़की चंडालनी के पास लेकर पहुंचो। दोस्तों, दुकानदार गगन जिस ऊंची आवाज़ में उन लोगों से बात कर रहा था उससे जाहिर था कि वो उस तख्ती वाले आदमी यानी कि किरमन की कोई बात नहीं करना चाहता था। हालांकि उन लोगों ने कुछ देर और मिन्नतें की, पर दुकानदार गगन अपनी बात पर अड़ा रहा। साथ ही मुझे भी इशारे से वहाँ से निकलने को कह दिया। उसके इशारे के मिलते ही मैं भी समझ गया कि मेरे खामोश रहने में ही भलाई है, लिहाजा मैं वहाँ से आगे निकल गया। फिर करीबन आधे घंटे के बाद
मैं ट्रेन पकड़ने के लिए फिर लौटा, चूँकि गगन की दुकान स्टेशन के ठीक बगल में ही थी। तो जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरा तो उसने मुझे देख लिया और फिर देखते मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे इधर आना भैया। उसके पुकारते मैं उसके पास गया और बोला, बोलो गगन भैया, क्या बात है। मेरे इतना बोलते ही गगन भाई मुस्कुराने लगे। फिर जब मैंने उनके यूँ मुस्कुराने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा नाम याद है? ये जानकर मैं हैरान हूँ। तुम मुझे भले इंसान लगते हो, साथ ही समझदार भी। तभी तो मेरा इशारा समझ गए और उन लोगों से बिना बात किए चले गए। इसी समझदारी के लिए आखिरी चाय मेरी तरफ से पीते जाओ। ये बोलते हुए गगन भैया ने मुझे चाय का एक गिलास थमा दिया। ये बोलते हुए गगन भैया ने मुझे चाय का एक गिलास थमा दिया। चाय का गिलास लेते ही मैंने गगन भाई से बोला, गगन भाई वो तख्ती वाला आदमी, मतलब कि किरमन, वो है कौन और उस लड़के की मौत की वजह कैसे बना? ये पूछने के बाद मुझे लगा कि इस बार भी गगन भाई मुझे उस किरमन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पर मेरे इस बार पूछने पर जब उन्होंने कहा, सुनना चाहोगे तुम? किरमन की कहानी बहुत लंबी है, तुम्हारे पास उतना टाइम है? उनके मुंह से ये सुनते ही मैंने बोला, हाँ हाँ टाइम ही टाइम है, आप कहानी तो सुनाओ। मेरे हाँ कहते ही गगन दुकानदार ने कहा, करीबन 40 साल पहले ये पूरी जगह प्रसन्ना जमींदार की हुआ करती थी। प्रसन्ना जमींदार दिल का भी बहुत अच्छा था, पर एक समस्या जो प्रसन्ना को थी वो थी कि उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसने 7 शादियाँ भी की पर उसे संतान का सुख नहीं मिला। पर एक रोज प्रसन्ना के घर एक तांत्रिक आया और प्रसन्ना से रात बिताने की जगह मांगी। प्रसन्ना ने उस तांत्रिक को रात गुजारने के लिए बिस्तर के साथ साथ उसकी आओ भगत भी पूरे दिल से की। कहते हैं कि प्रसन्ना की आओ भगत ने उस तांत्रिक का दिल जीत लिया और जब अगली सुबह वो तांत्रिक, जिसका नाम तारानाथ था, वो प्रसन्ना के कुछ कहे बिना उसके मन के दुख को समझ गया और उस तांत्रिक ने प्रसन्ना को अपनी 7 बीवियों के साथ अपने गुप्त ठिकाने पर बुलाया। जिसके बाद प्रसन्ना अपने 7 बीवियों को लेकर उस तारानाथ तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा, जहां पर उस तांत्रिक ने प्रसन्ना को अपने 7 बीवियों को 9 महीने के लिए उसी के पास छोड़ने के लिए कहा, जो कि एक बड़ी अजीब बात थी। पर शायद अब तक प्रसन्ना को अपनी बीवियों से किसी भी तरह का मोह नहीं बचा था, इसलिए वो उस तारानाथ तांत्रिक की बातों में आ गया। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। उस तांत्रिक की अगली शर्त थी कि वो अपनी 7 बीवियों का उनके जीते जी पिंड दान कर दे और उन्हें मरा हुआ मान ले। ये सब करने के बाद ठीक जब 9 महीने गुजर जाए तो आके अपनी बीवियों के साथ अपने कुल का दीपक भी साथ ले जाए। प्रसन्ना ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपनी 7 बीवियों को मरा हुआ मान लिया और उनका पिंड दान भी कर दिया और बेसब्री से 9 महीनों के बीतने की राह देखने लगा। समय बीतता गया, पर बीतते हर दिन के साथ प्रसन्ना बदलने लगा। वो दिन रात मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता। फिर जब 9 महीने का समय समाप्त हुआ तो वो उस तांत्रिक के पास गया अपने बच्चे को लेने, जहाँ उसे बच्चा तो मिला पर 7 टुकड़ों में। पर हैरत वाली बात ये थी कि उन 7 टुकड़ों में जान थी। प्रसन्ना ने जब ये देखा तो वो उस तांत्रिक पर भड़क गया और गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं ऐसे बच्चे का क्या करूँगा जो 7 टुकड़ों में बटा है? प्रसन्ना के ये कहते ही उस तांत्रिक ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी सिर्फ एक ही बीवी होती तो ये बच्चा टुकड़ों में नहीं बल्कि साबुत होता, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। उस तांत्रिक के ये कहते ही प्रसन्ना ने फौरन उस बच्चे को ठीक करने को कहा। प्रसन्ना के ये कहते ही उस तारानाथ तांत्रिक ने कहा, पर इसके बदले में तुम्हें अपनी 7 बीवी मुझे बलि चढ़ानी होंगी। पर पता नहीं उस वक्त प्रसन्ना ने क्या सोचा कि वो तांत्रिक की वो भी बात मान गया। जिसके बाद उस तांत्रिक ने प्रसन्ना की 7 बीवियों को बलि के रूप में ग्रहण कर लिया और उन 7 टुकड़ों को जोड़कर एक साबुत बच्चा बना दिया, जिसका नाम उस तांत्रिक ने किरमन रखा। उस रात प्रसन्ना उस बच्चे को तो ले आया, पर उसके बाद एक और भयानक सिलसिला शुरू हुआ। जब वो बच्चा बोलने लगा तो वो बच्चा यानी कि किरमन जब किसी से बात करता तो वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरता। इस घटना ने लोगों के भीतर खौफ के साथ साथ आक्रोश भर दिया और तय कर लिया कि किरमन को मार डालेंगे वो। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि कोई उस बच्चे से सीधे भिड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सीधे भिड़ने का मतलब सिर्फ मौत थी। तो ऐसे में गांव वाले पहुंचे ललकी चलडालनी के पास, जिसके बाद उस ललकी चलडालनी ने
अपनी शक्तियों के दम पर उस बच्चे को एक बंधन में बांध लिया, जिस बंधन के अनुसार किरण कभी भी अपना मुंह पहले नहीं खोलेगा और कोई उसे टोकने की गलती ना करे। इसलिए वो अपने गले में उम्र भर एक तख्ती भी पहने रहेगा जिस पर लिखा है, मुझे टोकने की गलती मत करना। दोस्तों, उस गगन दुकानदार की पूरी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे तो ये सारी बात सुनने में झूठी लग रही थी, पर ऐसा नहीं था। जो मैंने रात में देखा और महसूस किया, उससे मुझे विश्वास हो गया था कि किरण की कहानी सच्ची है। खैर, इसके बाद मैं 7 बजे वाली गाड़ी से वापस लौट आया, साथ ही कई सवाल के साथ, जैसे कि लड़की चंडालनी कौन थी और वो तारानाथ तांत्रिक वो कौन था। साथ ही उस लड़के का क्या हुआ जो हॉस्पिटल में भर्ती था। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, पर आप सबका क्या कहना है इस घटना के बारे में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। टिंग टिंग, તમારા માટે એક ફેસ્ટિવલ ઓફર છે. QR કોડ સ્કેન કરો, પિન ખો અને ₹10,000 તમારા બેંક